हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू ट्यूशन आवर्स। हमारे यूपीएससी बेसिक्स की सीरीज में आपका स्वागत है। हम यूपीएससी बेसिक्स में आपके यूपीएससी सीएससी की तैयारी कर रहे एस्पिरेंट्स के लिए उनके बेसिक को क्लियर करने के लिए ये सीरीज हमने स्टार्ट की है, जिसमें हम क्लास 6 से लेकर 12 तक के जितने भी जीएस के टॉपिक्स हैं प्लस साइंस के टॉपिक्स को हम कवर करेंगे, ताकि हमारे जो बेसिक्स हैं वो स्ट्रांग हो सके, ताकि हम यूपीएससी सीएससी एग्जाम को आसानी से क्लियर कर सकें। तो आज से हम क्लास 6 एनसीईआरटी पॉलिटी स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिसका टाइटल है सोशल एंड पॉलिटिकल लाइफ पार्ट 1। क्लास 6 पॉलिटी में टोटल 4 यूनिट है और इन 4 यूनिट में टोटल 9 चैप्टर्स हैं। एक एक करके हम सारे चैप्टर्स देखेंगे। आज हम फर्स्ट यूनिट, जिसका नाम है डाइवर्सिटी, उसके चैप्टर 1 अंडरस्टैंडिंग डाइवर्सिटी को स्टार्ट करेंगे। तो जो हमारी एनसीईआरटी बुक है ये एक गवर्नमेंट बुक है, तो आपको ये समझना होगा कि इसमें जो भी चीज़ें दी गई हैं, जो भी पॉइंट्स दिए गए हैं, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है और आप इनको कोट कर सकते हो अपने एग्जाम्स में। इसलिए हमें अंडरस्टैंडिंग एनसीईआरटी की बहुत अच्छी होनी चाहिए, इसीलिए हम ये कोर्स कर रहे हैं। तो जब हम एनसीईआरटी को स्टार्ट करते हैं तो हम ये देखते हैं कि स्टार्टिंग में ही लिखा हुआ है कि लुक अराउंड यू इन द क्लासरूम, डू यू सी एनीवन हु लुक्स एग्जैक्टली लाइक यू डू। अब ये देखिए, बहुत सिंपल तरीके से ही इन्होंने बहुत अच्छी चीज़ एक बताई है कि जब भी हम अपने आसपास देखते हैं तो हमें हर कोई अलग अलग दिखाई देता है। और ये लोग अलग अलग क्यों दिखाई देते हैं? क्योंकि हर कोई सेम बैकग्राउंड या सेम कल्चर या सेम रिलीजन या सेम लैंग्वेज उनका बैकग्राउंड नहीं होता। आसपास के जितने लोग हैं सबका कोई ना कोई बैकग्राउंड चेंज होगा, जिसकी वजह से वो अलग दिखाई देते हैं। मैं यहाँ पे फिजिकल अपीयरेंस की बात नहीं कर रहा हूँ, वो जेनेटिक है, वो डीएनए है, वो भी डिफरेंट होता है सबका, इसीलिए सब लोग अलग दिखाई देते हैं। बट अगर हम रीजनल चीज़ों की बात करें तो जो हमारे में डिफरेंसेस है, जैसे जो नॉर्थ इंडिया का लड़का होगा वो साउथ इंडिया से एकदम अलग होगा, उसमें फिजिकल चेंजेस भी होंगे, क्योंकि साउथ इंडिया में मॉइस्चर बहुत ज़्यादा होता है, ह्यूमिडिटी ज़्यादा होती है, तो वहाँ पे जो स्किन होती है वो थोड़ी सी डार्क होती है। जबकि जो नॉर्दर्न है, यहाँ पे हिल एरिया होने की वजह से या प्लेन्स में भी यहाँ पे जो थोड़ी सी ठंड होती है, इसकी वजह से यहाँ पे जो स्किन कलर है वो थोड़ा लाइट है। इसके अलावा नॉर्थ की जो लैंग्वेज है वहाँ पे आपको ज़्यादातर हिंदी मिल जाएगी, जबकि साउथ इंडिया में सदर्न लैंग्वेजेस हैं, चाहे वो तमिल हो या तेलुगु हो, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं लैंग्वेज के बेसिस पे भी डिफरेंस है। इसके अलावा हमारे कल्चरल बेसिस पे भी डिफरेंस है। हमारा नॉर्थ इंडिया का कल्चर अलग है, साउथ इंडिया का कल्चर अलग है। इवन अगर हम रीजनल बेसिस पे भी देखें तो यूपी का कल्चर कुछ और होगा, दिल्ली का कल्चर कुछ और होगा, मध्य प्रदेश का कल्चर कुछ और होगा, साउथ में तेलंगाना का कल्चर कुछ और होगा, तमिलनाडु केरला सबका कल्चर अलग अलग होगा। ये जो कल्चर होता है ये हमारे जोग्राफिकल एरिया, हमारे हिस्ट्री से बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस होता है। हमारे इंडिया का एरिया बहुत वास्ट है, जिसकी वजह से यहाँ पे बहुत ज़्यादा डाइवर्सिटी है, दोनों जोग्राफिकल लेवल पे भी और हिस्टोरिकल लेवल पे भी। हिस्टोरिकल लेवल पे इसलिए क्योंकि हमारे यहाँ बहुत सारे ट्रैवलर्स आए, चाहे वो अरब ट्रैवलर्स हों, चाहे चाइनीज़ ट्रैवलर्स हों, चाहे पोर्तुगीज़ हों या फिर इंग्लिश हों, तो इन सब से हमारा जो कल्चर है वो इन्फ्लुएंस हुआ है, जिसकी वजह से हमारे यहाँ इतनी सारी डाइवर्सिटी है। और ये डाइवर्सिटी ही इंडिया को इतना इंटरेस्टिंग बनाती है। अगर आप दूसरे देशों में जाके इंडिया के बारे में पूछेंगे तो सब यही कहते हैं कि इंडिया में बहुत सारे अलग अलग तरीके के लोग होते हैं, यहाँ पे बहुत ज़्यादा डाइवर्सिटी है। बट इतनी सारी डाइवर्सिटी होने के साथ साथ यहाँ पे यूनिटी भी है, और यही हमारे लिए सबसे बड़ी बात है कि हमारे इंडिया में इतनी सारी डाइवर्सिटी होने के बावजूद, जो कि हर बेसिस पे है, चाहे वो हिस्टोरिकल बेसिस पे आप देखो, चाहे लैंग्वेज के बेसिस पे देखो, चाहे आप कल्चर के बेसिस पे देखो, चाहे रिलीजन के बेसिस पे देखो, हर बेसिस पे हमारे यहाँ डाइवर्सिटी है, स्टिल वी आर यूनाइटेड। और ये हमारे लिए एक बहुत
प्राउड फील करने की बात है। तो इस चैप्टर में हम देखेंगे कुछ क्वेश्चंस के आंसर हमें इस चैप्टर में मिलेंगे, जैसे व्हाट डज डाइवर्सिटी एड टू आवर लाइव्स, हाउ डिड इंडिया बिकेम लाइक दिस, आर ऑल काइंड ऑफ डिफरेंसेस अ पार्ट ऑफ डाइवर्सिटी, कैन डाइवर्सिटी आल्सो बी अ पार्ट ऑफ यूनिटी। ये मैंने अभी आपको एक थोड़ा सा आइडिया दे दिया, लेकिन इसे हम आगे और अच्छी तरीके से देखेंगे। इसके अलावा ये जो क्वेश्चन है, और ऑल काइंड्स ऑफ डिफरेंस अ पार्ट ऑफ डाइवर्सिटी, इसका आंसर है नहीं। डिफरेंस या तो डिफरेंस होता है या तो इनइक्वालिटी होती है, और ये दोनों ही एकदम अलग है। डिफरेंस से कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि वो हमारे बेसिक चेंजेस होते हैं, वो हम उसे इनरिच करते हैं, इसी की वजह से, इस डिफरेंस की वजह से ही हमारे पास डाइवर्सिटी है। बट इनइक्वालिटी ये एक बहुत ही नेगेटिव टर्म है जो हमारे इंडिया में काफ़ी एग्जिस्ट करता है। इस इनइक्वालिटी से ही बचने के लिए हमारे फोर्थ फादर्स ने इसे समझ लिया था कि हमारे इंडिया में इनइक्वालिटी बहुत है, जो कि आगे चल के प्रॉब्लम करेगी ही करेगी। इसलिए उन्होंने जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बनाया तो उसमें इस इनइक्वालिटी से लोगों को बचाने के लिए बहुत सारे कानून बनाए, बहुत सारे लॉज बनाए, जिसमें राइट टू इक्वालिटी दिया गया। अगर हम आर्टिकल 4 देखते हैं, आर्टिकल 14 टू 18 देखते हैं, तो उसमें हमें हमारे इंडिया में जितने भी लोग हैं उन सभी को इक्वल राइट्स दिए गए हैं। इसके अलावा फंडामेंटल ड्यूटी में भी, जो कि 51A में है, उसके पार्ट ई में, ये हर एक पर्सन को ड्यूटी दी है टू प्रमोट हार्मनी एंड स्पिरिट ऑफ कॉमन ब्रदरहुड amongst all the people of India, transcending religion, linguistic or regional or sectional diversity, and to renounce practices derogatory to dignity of women. उन्होंने राइट्स और ड्यूटीज दोनों डाल दी ताकि हमारे इंडिया में हमेशा यूनिटी बनी रहे, यहाँ पे इनडिफरेंस ना हो, इनइक्वालिटी ना हो। इसके अलावा हाउ डिड इंडिया बिकेम लाइक दिस, इसका भी मैंने आपको आंसर दिया। यहाँ पे बहुत सारे ज्योग्राफिकल चेंजेस हैं, इसकी वजह से हमारे यहाँ रीजनल चेंजेस आए हैं। इसके अलावा हमारे पास हिस्टोरिकल डिफरेंस भी हैं, जिसकी वजह से हमारे रिलीजन आए, हमारे कल्चरल में चेंजेस आए। व्हाट डज डाइवर्सिटी एड टू अवर लाइफ्स, आइए इसका एक सिंपल सा एग्जांपल देखते हैं। ये एक स्टोरी दी हुई है एनसीईआरटी में, समीर 1 एंड समीर 2 के नाम से। ये जो लड़का है इसे हम समीर 1 बोलेंगे, और ये है जिसे हम समीर 2 बोलेंगे। अगर आपको देख के डिफरेंस बताने के लिए कहा जाए तो आप आसानी से समझ जाएंगे कि जो समीर 1 है ये एजुकेटेड है, ये एक रिच फैमिली से बिलोंग करता है, जबकि जो समीर 2 है ये पुअर फैमिली से बिलोंग करता है, ये अनएजुकेटेड है। तो इस कहानी में यही है कि जो समीर 2 है वो बहुत पुअर फैमिली से बिलोंग करता है, प्लस वो अनएजुकेटेड है। वो मेरठ से माइग्रेट करके मुंबई आया हुआ है। अब यहाँ पे होता क्या है कि ये न्यूज़पेपर रोज बेचता है समीर 2, और समीर 1 एक दिन इसे मिलता है, दोनों की आपस में बात होती है। क्योंकि दोनों के नाम सेम होते हैं तो दोनों अच्छे दोस्त बन जाते हैं, दोनों रोज मिला करते हैं। समीर 2 जो है वो हमेशा खुश रहता है, वो जो भी काम करता है अपना न्यूज़पेपर बेचने का, उसमें उसे बहुत ही प्राउड फील होता है, तो वो हमेशा खुश रहता है। एक दिन जब समीर 1 इसके पास आता है समीर 2 के, तो देखता है कि समीर 2 बहुत दुखी होता है, और जब वो पूछता है तो उसे पता चलता है कि मेरठ में कम्युनल राइट्स होने की वजह से, मतलब सांप्रदायिक दंगे की वजह से, जो समीर 2 है उसकी फैमिली को बहुत सफ़र करना पड़ रहा है। और ऐसा इसलिए है क्योंकि जो समीर 2 है ये एक्चुअली में मुस्लिम है, वेयर जो समीर 1 है वो हिंदू है।
कहानी यहाँ पे ख़त्म हो जाती है, बट ये हमें दो चीज़ें बताती है, दोनों डिफरेंस और इनइक्वालिटी दोनों यहाँ पे देखने को मिलती है। डिफरेंस यहाँ पे आपको मिलेगा रिलीजन के बेसिस पे कि समीर दो हैं वो मुस्लिम है, जबकि समीर एक हिंदू है। दूसरा रीजन पे सॉरी, जो समीर एक है वो मुंबई से बिलोंग करता है, जो कि साउथ इंडिया का पार्ट है, जबकि जो समीर दो है वो मेरठ से बिलोंग करता है, जो कि यूपी है, जो कि नॉर्थ इंडिया का पार्ट है। तो समीर दो मेरठ से माइग्रेट करके मुंबई आया है। अब इसके माइग्रेशन के बहुत सारे रीज़न हैं, जिसे हम आगे आने वाले चैप्टर्स में देखेंगे कि क्या वजह है जिसकी वजह से पीपल या जो एक जगह के लोग होते हैं वो दूसरी जगह माइग्रेट करते हैं। इसके अलावा हमें इनइक्वालिटी भी दिखने को मिलती है। इनइक्वालिटी कहाँ है? समीर दो पुअर है, जबकि समीर एक वो रिच है। समीर दो अनएजुकेटेड है, समीर एक एजुकेटेड है। तो इनइक्वालिटी और डिफरेंस में आपको अंतर समझ में आ रहा होगा। डिफरेंस वो होता है जिसपे हमारा कोई बस नहीं होता, जो कि हमारे बर्थ के प्लेस पे डिपेंड करता है कि हम कहाँ पैदा हुए हैं, हमारा क्या रिलीजन है, हम किस रीजन से बिलोंग करते हैं, या हम कौन सी लैंग्वेज बोलते हैं। ये सारी चीज़ें डिफरेंस में आती हैं, क्योंकि इस पे किसी का बस नहीं है। जबकि जो इनइक्वालिटी है ये लैक ऑफ अपॉर्चुनिटी की वजह से आती है। ये पुअर इसलिए है क्योंकि इसको वो रिसोर्सेज नहीं मिले, या इसकी फैमिली को वो रिसोर्सेज नहीं मिले कि ये लोग मनी अर्न कर पाए अच्छे से, ताकि वो एक हेल्दी लाइफस्टाइल जी सकें। दूसरा, अनएजुकेटेड। जब पैसे नहीं हैं तो इसको एजुकेशन भी नहीं मिली है। इससे क्या हुआ? इससे इनइक्वालिटी डेवलप की, और ये इनइक्वालिटी बहुत ही विशियस चीज़ है, और हमारे इंडिया में ये काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर है। तो जैसा मैंने आपको बताया था, इनइक्वालिटी कम्स व्हेन अ पर्सन डज नॉट हैव द रिसोर्सेज एंड अपॉर्चुनिटी दैट आर अवेलेबल टू अदर पर्सन। कास्ट सिस्टम इज अनदर एग्जाम्पल ऑफ इनइक्वालिटी। स्टार्टिंग में जो कास्ट सिस्टम था वो इस चीज़ पे डिवाइडेड था कि हम कौन सा प्रोफेशन चुनते हैं। अगर कोई लड़का पढ़ने में तेज है तो उसे ब्राह्मण बनाया जाता था। अगर वो लड़ने में और एडमिनिस्ट्रेशन में बहुत अच्छा है तो उसे क्षत्रिय बनाया जाता था। अगर वो बिजनेस अच्छा करता था तो उसे वैश्य बनाया जाता था। और अगर वो इन सब में से कुछ भी नहीं है, या फिर वो अच्छी सर्विस दे सकता है, तो उसे हम शूद्र कहते थे। बट टाइम के साथ क्या हुआ, इन कास्ट सिस्टम को हेरिडेटरी बना दिया गया। मतलब जो चीज़ बाप होगा वही उसका बेटा भी बन जाएगा। तो इससे हुआ क्या कि ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य ये तो अपर क्लास में आने लगे, लेकिन जो शूद्र थे इनको छोटा समझे जाने लगा कि ये लोअर लेवल क्लास है और ये सिर्फ छोटे काम कर पाते हैं। तो इससे क्या हुआ, एक इनइक्वालिटी पैदा होती गई, और ये सबसे बड़ा रीज़न है हमारे यहाँ इनइक्वालिटी होने का। जैसा कि मैंने आपको शुरुआत में इस चैप्टर में बताया था कि जब भी हम अपने आसपास लोगों को देखते हैं तो हमें अलग अलग दिखाई देते हैं। उसमें से कुछ ऐसे भी लोग होंगे जो कि पुअर होंगे, उनके पास खाने के लिए न तो खाना होगा, न पहनने के लिए कपड़े होंगे, और कभी कभी तो उनके पास रहने के लिए जगह भी नहीं होती। ये जो चीज़ें हैं कि उनका पुअर होना, उनके पास कोई जगह ना होना, ये डिफरेंस में नहीं आता, ये इनइक्वालिटी में आता है। सो व्हाट डज डाइवर्सिटी ऐड टू अवर लाइफ? जैसा मैंने आपको बताया था कि हमारे यहाँ बहुत सारी डाइवर्सिटी है। हमारे हिस्ट्री अलग अलग होने की वजह से भी, हमारे ज्योग्राफी अलग अलग होने से भी हमारे यहाँ बहुत सारी डाइवर्सिटी है। उसके अलावा हमारा जो देश है वो बहुत सारे रीजन्स में डिवाइड हो रखा है। हर रीजन का अपना एक अलग कल्चर है।
जिसकी वजह से इंडिया में बहुत ही ज़्यादा टाइप की वैरायटीज़ हैं। तो यहाँ पे लिखा हुआ है, यू माइट हैव अ फ्रेंड हु आर वेरी डिफरेंट फ्रॉम यू. You have probably eaten different kinds of food in their homes, celebrated different festivals, tried out clothes they wear, and learned some languages as well. अब इसमें आप देख लीजिए, हो सकता है जो आपका फ्रेंड हो, अगर वो साउथ इंडिया से होगा तो वो हो सकता है तमिल या तेलुगु बोलता होगा. अगर वो पंजाब से होगा तो वो पंजाबी बोलेगा. दूसरे अलग अलग रीजन से होने की वजह से वो अलग अलग फेस्टिवल भी सेलिब्रेट करते हैं. इसके अलावा उनके जो क्लोथ होते हैं वो भी अलग अलग होते हैं. तो ये सारी चीज़ें हमारे यहाँ डाइवर्सिटी पैदा करती हैं. और जब हम एक साथ रहते हैं अलग अलग कल्चर के लोग, तो क्या होता है कि हम एक दूसरे के साथ मिलने की वजह से जो उनके कल्चर है उसका जो इम्पैक्ट होता है वो हमारे ऊपर भी पड़ता है और हमारे कल्चर का उनके ऊपर भी पड़ता है, जिसकी वजह से हम एक दूसरे को अच्छी तरीके से जान पाते हैं. हम उनसे जो उनके कल्चर में अच्छी चीज़ें हैं हम उसे अडॉप्ट करते हैं, वो हमसे अडॉप्ट करते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है कि हमारे आपस में हार्मनी होती है, जिसकी वजह से इंडिया में जो डाइवर्सिटी है वो स्ट्रेंथ का रूप ले लेती है. अब अगर हम डाइवर्सिटी की बात करें तो इंडिया इज़ अ कंट्री विथ मैनी डाइवर्सिटी. ये मैंने आपको बताया ही है. वी स्पीक डिफरेंट लैंग्वेज, have different types of food, celebrate different festivals, and practice different religions. But actually, if you think about it, we do many things that are similar, except that we do them in different ways. इसका मतलब है कि भले हमारे यहाँ बहुत सारी डाइवर्सिटी हो, कल्चरल चेंजेस हो, बट जो ज़्यादातर चीज़ें हैं वो सेम है. बट डिफरेंस क्या है कि हम उसे अलग अलग तरीके से करते हैं. अब इसका एग्जाम्पल अगर मैं लूँ तो अगर आप हिंदुओं में देखें तो उनकी जो रिलीजियस टेक्स्ट बुक हैं वो है गीता. मुस्लिम के केस में कुरान है. जो क्रिश्चियंस हैं उनमें बाइबल है. ऐसे ही अलग अलग जो कल्चर हैं उनकी अलग अलग रिलीजियस बुक है. बट सारी बुक हमें एक ही चीज़ बताती हैं कि हमें एक दूसरे के साथ खुशी खुशी रहना चाहिए. हमें सिर्फ अच्छे काम करने चाहिए, गलत काम नहीं करने चाहिए. तो ये सारी चीज़ें हैं जो हर जगह सेम है, बट हर जगह इसको कहने का तरीका अलग है. इसी की वजह से हमारे यहाँ इतनी डाइवर्सिटी है. तो हम डाइवर्सिटी को एक्सप्लेन कैसे करेंगे? तो होता क्या है, अगर हम 200 साल पहले की बात देखें तो उस टाइम पे ना तो ट्रेन्स हुआ करते थे, ना एरोप्लेन्स, ना ही बस या कार होती थी. तो क्या होता था, लोग एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए शिप्स, हॉर्सेस, कैमल्स या फिर पैदल भी जाया करते थे ऑन फुट. तो मान लीजिए कोई है जो कि जम्मू एंड कश्मीर से कन्याकुमारी तक जाना चाहता है, तो क्या होगा, जम्मू एंड कश्मीर से अगर वो पैदल चलता है तो कन्याकुमारी जाने में उसे करीब 2-3 महीने लग जाएंगे. तो जब वो 2-3 महीने बाद वहाँ पहुँचेगा तो ऐसा तो है नहीं कि वो आधे घंटे में वापस आ जाए. तो क्या होता था, इतना जब लंबा हम ट्रेवल करते थे तो हम जब अपनी डेस्टिनेशन पे पहुँचते थे तो वहाँ रुक जाते थे और कुछ टाइम तक के लिए रुकते थे. अब ये जो ट्रैवल होता था ये या तो सर्च फॉर न्यू लैंड्स की वजह से होता था, या तो प्लेस टू सेटल इन, या फिर ट्रेड करने के लिए. जो बिजनेसमैन होते थे वो ट्रेड करने के लिए एक जगह से दूसरी जगह जाते थे. कुछ लोग होते थे जो नए होम की तलाश में जाते थे. ऐसा इसलिए क्योंकि हो सकता है वो जहाँ पे रह रहे हों वहाँ पे वॉर की वजह से या फिर फेमाइन या फिर ड्रॉट की वजह से वहाँ पे रहना मुश्किल हो गया हो, यहाँ पे उनका सोर्स ऑफ लाइवलीहुड छिन जाता है. उसकी वजह से लोग माइग्रेट करते हैं एक जगह से दूसरी जगह. और जब वो एक जगह पे जाके सेटल होते हैं तो जो वहाँ का जो रीजनल कल्चर होता है धीरे धीरे करके वो उसको अपनाते हैं, और जो उनका कल्चर होता है वो उस रीजन में फैलता है. तो इस तरह से हमारी डाइवर्सिटी और बढ़ जाती है, क्योंकि यहाँ पे मिक्सिंग ऑफ कल्चर होता है. तो ऐसा जब होता है तो हमारी लैंग्वेज, फूड, म्यूजिक, रिलीजन becomes a mix of old and new.
And out of this intermixing of cultures, something new and different comes out. जैसा मैंने आपको बताया था, जब दो लोग रहेंगे तो वो एक दूसरे की आदतों से सीखते हैं. उसकी वजह से क्या होता है, हमारे लैंग्वेज, हमारे जो खाने की हैबिट हैं, जो हमारा म्यूजिक है, जो हम रिलीजियस प्रैक्टिसेस करते हैं, उसमें चेंजेस आते हैं, क्योंकि हम कुछ ना तो कुछ सामने वाले से सीखते हैं और उसे अपनाते हैं. अगर हम बहुत सारी जगह की हिस्ट्री देखें तो हमें ये दिखाती है कि कैसे अलग अलग कल्चर्स ने वहाँ के जो कल्चर है उसको इन्फ्लुएंस किया और वहाँ की जो लाइफ है उसको एक रीशेप किया है. उसका एग्जाम्पल हमें इस चैप्टर में केरला और लद्दाख का एग्जाम्पल देके दिया गया है. तो जैसा मैंने आपको पहले भी बताया था कि किसी भी रीजन का जो कल्चर है वो वहाँ की हिस्ट्री और ज्योग्राफी पे बहुत ज़्यादा डिपेंड करता है. अगर हम एग्जांपल देखें तो जो लोग माउंटेन एरियाज में रह रहे होंगे उनकी लाइफ स्टाइल, उनके रहने का ढंग बहुत ही अलग होगा जो लोग सी के पास में रह रहे होंगे. अगर हम सिर्फ फूड हैबिट की बात करें तो जो लोग माउंटेन में रह रहे होंगे, क्योंकि माउंटेन में बर्फ ज़्यादा पड़ती है, उसकी वजह से वहाँ पे ज़्यादा वेजिटेशन नहीं होता, ज़्यादा खेती नहीं होती, तो इसकी वजह से ये लोग ज़्यादातर मीट प्रोडक्ट्स खाते हैं. ऊपर से यहाँ पे रहना बहुत कठिन होता है, इसलिए उन्हें ऐसी चीज़ें खानी पड़ती हैं जो उन्हें गर्म रख सके, जो उन्हें एनर्जी दे. जबकि जो लोग सी के आसपास रहते हैं वो ज़्यादातर मछलियाँ खाते हैं, क्योंकि मछलियाँ और जो एक्वेटिक फूड हैं वो वहाँ पे इजीली अवेलेबल होता है. ऐसे ही हर एक बेसिस पे वहाँ के जो हिस्ट्री है उस पर भी डिपेंड करेगा, वहाँ की ज्योग्राफी है उस पर भी डिपेंड करेगा कि वहाँ का कल्चर कैसा है. इसके अलावा उनकी क्लोथिंग अलग होगी, उनकी ईटिंग हैबिट अलग होगी, उनका वर्क कल्चर भी अलग होगा. अगर हम सिर्फ सिटीज़ और विलेजेस को कंपेयर करें तो सिटीज़ में लोग एक दूसरे को जानते नहीं हैं, उनका अपने जो फिजिकल सराउंडिंग्स हैं उनका कोई ज़्यादा रिलेशन नहीं होता, वो अपने सराउंडिंग को ज़्यादा महत्व नहीं देते, उनके पास ज़्यादा टाइम नहीं होता है. जबकि जो गांव में वो लोग होते हैं वो अपने वेजिटेबल खुद उगाते हैं, अपने ग्रेन्स खुद उगाते हैं, जबकि जो शहर के लोग होते हैं वो मार्केट में जाके उन्हें बाई कर लेते हैं. तो जैसा मैंने आपको बताया था कि किसी भी जगह का जो कल्चर होता है वो हिस्टोरिकल और ज्योग्राफिकल फैक्टर से इन्फ्लुएंस होता है. अब अगर हम ने जो ये एग्जांपल दिया है कि वेजिटेबल और ग्रेन्स जो ग्रो करते हैं विलेज वाले और शहर वाले लोग नहीं करते हैं, उसका रीज़न है क्योंकि जो लोग विलेज में रह रहे हैं उनके पास खेती की ज़मीन है तो वो लोग वहाँ पे उगा सकते हैं, बट जो लोग सिटीज़ में रह रहे हैं उनके पास इतनी ज़मीन ही नहीं है कि वो वहाँ पे खेती कर सके, तो वो कैसे करेंगे. तो ये हमारा ज्योग्राफिकल कंस्ट्रेंट हुआ. अब आइए हम लद्दाख के बारे में देखते हैं. लद्दाख एक डेजर्ट है जो कि हमारे हिमालयन माउंटेन्स के ईस्ट में पड़ता है. हमारे हिमालयन माउंटेन्स ऐसे जाते हैं और उसके ईस्टर्न पार्ट में ये लद्दाख है. क्योंकि लद्दाख बहुत ही हाइट पे है तो यहाँ का जो टेम्परेचर है वो बहुत ही कम है, जिससे यहाँ पे ज़्यादातर टाइम स्नो जमी रहती है. इसकी वजह से यहाँ पे रहना बहुत मुश्किल होता है और यहाँ पे बहुत ही कम आपको ट्रीज दिखाई देंगे, जैसा कि आप इस फोटो में देख सकते हैं. ये लद्दाख का रीजन है. इवन यहाँ पे ड्रिंकिंग वाटर के लिए भी लोगों को समर का इंतज़ार करना पड़ता है ताकि जो स्नो है वो मेल्ट करे और उनको ड्रिंकिंग वाटर मिल सके. जो यहाँ के लोग होते हैं, क्योंकि यहाँ पे ज़्यादा एग्रीकल्चर होता नहीं है, तो ये लोग ज़्यादातर मीट खाते हैं या फिर मिल्क प्रोडक्ट लाइक चीज़ एंड बटर खाते हैं. यहाँ पे जो लोग होते हैं वो गोट्स, काउज और याक काउ, जिसे हम डेजोस बोलते हैं, उसे पालते हैं. यहाँ की जो शीप होती हैं वो पाशमीना वूल देती हैं और इस पाशमीना वूल से पाशमीना शॉल्स बनाए जाते हैं. ये पाशमीना शॉल्स बहुत ही कॉस्टली होते हैं और जो लद्दाख के लोग हैं वो इन वूल को कलेक्ट करके
उसे ट्रेड करते हैं कश्मीर से, और ये उनका सोर्स ऑफ लाइवलीहुड होता है। अब लद्दाख एक डेजर्ट है, इसका ये मतलब नहीं कि यहाँ पे ज़्यादा ट्रेड नहीं होता। लद्दाख को एक अच्छा ट्रेड रूट माना जाता है क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे पासेस हैं। पासेस का मतलब होता है रास्ता। एक्चुअली होता क्या है कि जो हमारे माउंटेन्स हैं इनको पार करना बहुत मुश्किल होता है क्योंकि ये एलिवेटेड होते हैं। अब हम इन्हें यहाँ से तो पार कर नहीं सकते, तो क्या होता है कि जब हमें माउंटेन्स को पास करना होता है तो हम वो जगह देखते हैं जहाँ जो लो लैंड हो, जहाँ से हम इन पहाड़ों को पार कर सकें। तो ये पासेस होते हैं जो कि ज़्यादातर नदियों के जो नदियाँ होती हैं ये इन पहाड़ों को इरोड करती हैं, जिसकी वजह से ये एरिया ऑफ लो लैंड बन जाता है। और इन्हीं एरिया से लोग एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं, इसीलिए इनको पासेस बोला जाता है। तो लद्दाख रीजन में बहुत सारे पासेस पड़ते हैं, जिससे जो कैरावन ट्रेवलर्स होते हैं जो कि अपने साथ स्पाइसेस, टेक्सटाइल, रॉ सिल्क एंड कारपेट्स तिब्बत ले जाते हैं। तिब्बत यहाँ पे पड़ता है। जो बुद्धिस्ट थे वो तिब्बत लद्दाख के रास्ते से गए थे, इसीलिए लद्दाख को लिटिल तिब्बत भी बोला जाता है। इस्लाम लद्दाख में करीब 400 साल पहले इंट्रोड्यूस हुआ था, और यहाँ पे एक बहुत ही सिग्निफिकेंट पॉपुलेशन है जो मुस्लिम्स की है। और यहाँ मुस्लिम और लद्दाखी लोग बहुत ही हार्मनी में रहते हैं, और उनका एक ओरल ट्रेडिशन है जिसमें वो सॉन्ग्स एंड पोएम बनाते हैं, जिसका हम केसर सागा बोलते हैं। और दोनों ही मुस्लिम और बुद्धिस्ट जो कि लद्दाख में रहते हैं इसे बहुत ही प्यार से गाते हैं। इसके अलावा जो दूसरा हमारा स्टेट है वो है केरला। केरला हमारे साउथ वेस्ट कॉर्नर ऑफ इंडिया में पड़ता है। इस जगह पे ये एक साइड से वेस्टर्न घाट से सराउंडेड है और एक साइड यहाँ पे अरेबियन सी है। यहाँ पे बहुत सारे स्पाइसेस लाइक पेपर, क्लव और कार्डमम ग्रो होते हैं, और इन्हीं स्पाइसेस की वजह से ये रीजन ट्रेडर्स के लिए बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव रहा है। जूइश और अरब ट्रेवलर्स पहले थे जो यहाँ पे आए थे, जिसका हमें पता है कि पोर्तुगीज ट्रेवलर वास्को डी गामा यहाँ पे सबसे पहले उन्होंने स्पाइसेस के ट्रेड के लिए केरला के कैलिकट शहर में आए थे वो। इसके अलावा अपोस्टल ऑफ क्राइस्ट सेंट थॉमस जीसस के 12 डिसाइपल्स माने जाते हैं। उसमें से एक थे सेंट थॉमस। ये माना जाता है कि करीब 2000 साल पहले वो कैलकाटा में आए थे ताकि वो क्रिश्चियनिटी का विस्तार कर सकें यहाँ। इन्होंने यहाँ पे कई सारी चर्चेस भी बनाई थी, और उसके बाद वो फिर तमिलनाडु में गए और वहाँ पे उनका रिवोल्ट हुआ और उन्हें वहाँ पे मार दिया गया था। अब केरला में जो अरब ट्रेडर्स आए थे वो यहाँ पे सेटल डाउन भी कर गए। जैसा मैंने आपको बताया था कि पुराने टाइम में बहुत टाइम लगता था एक जगह से दूसरी जगह आने में, तो जब वो अपने डेस्टिनेशन पे पहुँचते थे तो वहीं पे रुक जाते थे। वहीं पे वो इवन कभी कभी तो अपनी पूरी ज़िंदगी वहीं बिता देते थे। उसमें से एक है इब्न बतूता, जिसने अपने ट्रेवलॉग में लिखा था कि इंडिया में जो मुस्लिम्स हैं वो यहाँ पे बहुत ही हाईली रिस्पेक्टेड कम्युनिटी है। तो आप सोच सकते हैं कि इवन दो हमारे यहाँ इतनी डाइवर्सिटी है, लेकिन फिर भी यहाँ पे अलग अलग रिलीजन के लोग कितने हार्मनी के साथ रहते हैं। कि जो बाहर से आया हुआ इंसान है जो कि इवन 700 ईयर्स पहले आया था, उसने ये लिखा है कि मुस्लिम्स जो उस समय थे वो बहुत ही रिस्पेक्टेड कम्युनिटी है। मैंने आपको बताया पोर्तुगीज डिस्कवर्ड द सी रूट टू इंडिया फ्रॉम यूरोप व्हेन वास्को डी गामा लैंडेड हिज शिप हियर। वो कैलिकट आए थे और वहाँ पे उनका जो स्वागत किया था वो जैमुरिन नाम के राजा ने किया था। अब बिकॉज ऑफ ऑल दीज वेरियस
historical influences, people in Kerala practice different religions such as Judaism, Islam, Christianity, Hinduism, Buddhism. अब आप खुद ही देखिए कि कितना सारा हमारे जो केरला का कल्चर है वो हिस्टोरिक मतलब हिस्ट्री में इसका कितना इन्फ्लुएंस हुआ है। यहाँ पे पोर्तुगीज आए, अरब ट्रेडर्स आए, चाइनीज ट्रेडर्स आए, इसके अलावा इंग्लिश ट्रेडर्स भी आए। इसकी वजह से यहाँ पे बहुत सारे कल्चरल चेंजेस आए हैं और इसीलिए यहाँ पे बहुत ज़्यादा रिलीजन को भी फॉलो किया जाता है। जो हमारे केरला में फिशिंग नेट्स यूज़ होते हैं, ये आप इस फोटो में देख सकते हैं, ये जो चाइना में फिशिंग नेट्स यूज़ होते हैं एकदम उसी की तरह दिखाई देते हैं, इसीलिए इनको चीना वाला बोला जाता है। इसके अलावा जो यूटेंसिल जिस पे यहाँ पे खाना बनाया जाता है उसे हम चीना चट्टी बोलते हैं और ये माना जाता है कि जो वर्ड चीन है जो हम चाइना के लिए यूज़ करते हैं वो भी यहीं से आया है। अब जो केरला का जो लैंड है वो बहुत ही फर्टाइल लैंड है और यहाँ का क्लाइमेट भी बहुत अच्छा है, जिसकी वजह से यहाँ पे राइस मेजॉरिटी में खाया जाता है। राइस के अलावा यहाँ के लोग वेजिटेबल्स और फिश भी खाते हैं। फिश इसलिए क्योंकि बगल में ही अरेबियन सी है, तो एक्वेटिक फूड भी यहाँ पे बहुत ज़्यादा मिलता है। तो आपने देखा कि केरला और लद्दाख कितने अलग अलग हैं अगर हम ज्योग्राफिकल फीचर्स की बात करें, पर एक चीज़ कॉमन है कि यहाँ पे हिस्टोरिकल चेंजेस बहुत आए हैं। हिस्ट्री में यहाँ पे बहुत सारे ट्रैवलर्स आए हैं, जिसकी वजह से यहाँ पे कल्चरल इन्फ्लुएंस बहुत ज़्यादा हुआ है और ये दोनों ही जो रीज़न है ये चाइनीज़ और अरब ट्रैवलर्स से बहुत ज़्यादा अफेक्टेड हुआ है। केरला की ज्योग्राफी की वजह से यहाँ पे स्पाइसेस का कल्टीवेशन होता है, जिसकी वजह से टूरिस्ट बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट होते हैं। जबकि जो लद्दाख है उसकी ज्योग्राफिकल लोकेशन ऐसी है और वहाँ पे जो पाशमीना वूल मिलता है उसकी वजह से ट्रेडर्स यहाँ आते हैं। तो जैसा मैंने आपको बताया था, हिस्ट्री एंड ज्योग्राफी ये दोनों ही किसी भी रीजन के कल्चर लाइफ को इन्फ्लुएंस करती हैं। ऐसा नहीं है कि जो ये कल्चरल डाइवर्सिटी है ये पहले हुआ करती थी, अभी भी होती है। अगर हम अपनी लाइफ में देखें तो आज भी रोज जो लोग हैं वो एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं, वर्क की वजह से या अपने अपने काम की वजह से, या हो सकता है फेमाइन या किसी और नेचुरल कैलेमिटी की वजह से उनका जब सोर्स ऑफ लाइवलीहुड छिन जाता है तो वो माइग्रेट करते हैं एक जगह से दूसरी जगह। तो इससे होता क्या है कि जब हम माइग्रेट करते हैं तो जो हमारे कल्चरल ट्रेडिशन है वो स्लोली उस नए जगह के कल्चरल ट्रेडिशन से मिल जाते हैं और एक नया कल्चर और ट्रेडिशन बन जाता है। नेक्स्ट है यूनिटी इन डाइवर्सिटी। जैसा मैंने आपको बताया था शुरुआत में कि इंडिया की डाइवर्सिटी को हमेशा सोर्स ऑफ इट्स स्ट्रेंथ माना गया है। ऐसा इसलिए है क्योंकि जब ब्रिटिश ने इंडिया में रूल किया था तो उन्होंने ये देखा कि यहाँ पे बहुत सारे लोग हैं और बहुत अलग अलग रिलीजन की वजह से और बहुत सारे अलग अलग कल्चरल डिफरेंसेस की वजह से उन्हें लगा था कि वो यहाँ पे आसानी से राज कर पाएंगे। बट ऐसा हुआ नहीं, क्योंकि जितने भी मैन वुमेन थे जो कि अलग अलग डिफरेंट कल्चर, रिलीजन या रिलीजियस बैकग्राउंड से भी थे, वो सारे के सारे एक साथ आए और उन्होंने ब्रिटिशर्स को अपोज किया। अगर हम इंडिया की फ्रीडम मूवमेंट को भी देखें तो हजारों लोगों ने जो कि अलग अलग बैकग्राउंड से थे वो एक साथ आए, उन्होंने जॉइंट एक्शंस लिया, वो एक साथ जेल गए, उन्होंने अलग अलग तरीके बनाए ताकि वो ब्रिटिशर्स को अपोज कर सकें। तो इंडिया में तो उन्होंने ब्रिटिशर्स को दिखा दिया कि पीपल शोड हाउ दे कुड बी डिफरेंट येट टू बी यूनाइटेड इन द बैटल अगेंस्ट ब्रिटिश, कि वो लोग चाहे जितने भी अलग हों लेकिन ब्रिटिशर्स से लड़ने के लिए वो एक साथ यूनाइटेड हो सके। हम सभी को पता है कि जलियांवाला मैसेकर हुआ था अमृतसर में, जिसमें जनरल डायर जो थे, उस समय ब्रिटिश जनरल थे, उन्होंने जो अनआर्म्ड पीसफुल लोग थे जो कि वहाँ बैसाखी मनाने के लिए इकट्ठा हुए थे, उन पे उन्होंने गोलियां चला दी थी। उससे बहुत सारे लोग मरे थे और उससे भी ज़्यादा लोग घायल हो गए थे।
उस समय क्या हुआ, जितने भी आदमी औरत थे, चाहे वो हिंदू हो, चाहे सिख हो, चाहे मुस्लिम हो, चाहे वो बहुत रिच हो या फिर पुअर हो, हर कोई एक साथ आया और उसने ब्रिटिशर्स के खिलाफ प्रोटेस्ट किया। और कुछ सॉन्ग भी बनाए गए ताकि उन लोगों की मेमोरी को ऑनर किया जा सके। ये जो सॉन्ग और सिंबल्स होते हैं, ये उस टाइम पे जब हमारा फ्रीडम स्ट्रगल चल रहा था, ये इमर्ज हुए ताकि लोगों को कॉन्स्टेंटली रिमाइंड कर सकें कि हमारी कंट्री के जो ट्रेडिशन है, जो डाइवर्सिटी है, वो कितने रिस्पेक्टफुल है। जलियांवाला मैसेकर के लिए जो सॉन्ग बना था उसका नाम था दिन खून के हमारे, और इंग्लिश में जो बना था डोंट फॉरगेट द डेज ऑफ ब्लड ओ फ्रेंड। इसे इंडियन पीपल थिएटर एसोसिएशन ने रिकॉग्नाइज किया था। अपनी किताब द डिस्कवरी ऑफ इंडिया में जवाहरलाल नेहरू ने एक बहुत ही सुंदर लाइन लिखी थी कि इंडियन यूनिटी is not something imposed from outside, but rather it was something deeper, and within its fold, the widest tolerance of belief and custom was practiced, and every variety acknowledged and even encouraged. कि जो इंडियन यूनिटी है, इसे इम्पोज नहीं किया गया है बाहर से, बल्कि ये हर एक इंडियन के अंदर डीपली एम्बेडेड है। और हमारे अंदर जो रिलीजियस या फिर रीजनल जो डिफरेंसेस हैं, उसमें इतनी ज़्यादा टॉलरेंस है कि जो कस्टम्स और बिलीफ हम प्रैक्टिस करते हैं, उसे न ही हम सिर्फ एक्नॉलेज करते हैं, बल्कि एक दूसरे के कस्टम्स को हम इंकरेज भी करते हैं। और इसी वजह से नेहरू जी ने एक फ्रेज दिया था, यूनिटी इन डाइवर्सिटी, जो कि हमारी कंट्री को डिस्क्राइब करता है। जो हमारे इंडिया का नेशनल एंथम है जनगण मन, उसे रविंद्रनाथ टैगोर ने कंपोज किया था। जो हमारा नेशनल एंथम है वो हमारी यूनिटी को दर्शाता है। हमारा चैप्टर 1 यहीं पे ख़त्म होता है। अगर आपको कोई डाउट है तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल t.me/tuition hours में जाके अपने जो भी डाउट है या क्वेरी है उसे आप बता सकते हैं, या तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में भी उसे दे सकते हैं। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट जरूर करें। थैंक यू।